Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 30 July of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप क्या कहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें जिससे हमारी और ऑडियंस बढ़े और लोग कमेंट करें और प्लीज़ जो लोग वीडियो देखें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिकमिंग जो बुक है बिकमिंग उसके ऑथर कौन है। बिकमिंग के ऑथर कौन है, आपको नाम बताना है ऑथर का नाम। दूसरा क्वेश्चन है, घटेश्वरा टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है घटेश्वरा टेम्पल। आपको बताना है कि घटेश्वरा टेम्पल किस स्टेट पे है, ये आपको बताना है। ये वही टेम्पल है जहाँ से क्या कहते हैं 1998 में मूर्ति चोरी हो गई थी, जो एक अलग तरह का सैंड स्टोन था उससे बनी थी वो मूर्ति, वो चोरी हो गई थी। वो आज आज ये टेम्पल न्यूज़ में है, तो न्यूज़ एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएं घटेश्वर टेम्पल कहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन आता है कि टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में इंडिया के मैक्सिमम है। मैक्सिमम किस स्टेट में क्या कहते हैं टाइगर की पॉपुलेशन मैक्सिमम है, और इंडिया क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड की कितने टाइगर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करता है कि कितने परसेंट इंडिया में टाइगर है, पूरे वर्ल्ड के मिला के कितने परसेंट इंडिया के टाइगर बनाते हैं। ये तीन क्वेश्चन आपको बताने हैं, क्या कहते हैं आप कमेंट पे ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, नाइट कर्फ्यू टू एंड अंडर अनलॉक 3 नॉर्म्स सेज एमएचए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू जो था उसको हटा दिया जाएगा अब, जो अनलॉक 3 के नॉर्म से अगस्त में 1 अगस्त से जो नॉर्म चालू होंगे अनलॉक 3 के, उसको उसमें नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया। इसमें वही कहा गया है कि जिम योगा इंस्टीट्यूशन जो है उनको अगस्त 5 से और नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया और इन जिम और योगा इंस्टीट्यूशन को खोल दिया गया है। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल कॉलेजेस उन पे अभी कोई बात नहीं है, ना मेट्रो रेल सर्विस ना सिनेमा हॉल, ये अभी बंद रहेंगे अगस्त तक, ये अभी बंद रहेंगे। इस पर यही बात की गई है। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट आता है एमएचए। हम लोग एमएचए को इम्पोर्टेंट लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अलग से हम लोग इसे देख लेते हैं। अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके पास, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज हो गया, मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, और कई वर्क होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इंट्रीज 1 और 2 है जो स्टेट लिस्ट की लिस्ट होगी, उसमें जो 7 शेड्यूल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को भी रिस्पॉन्सिबल बताता है स्टेट की। लेकिन जो कहते हैं आर्टिकल 355 है, आर्टिकल 355 वो कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन enjoys द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस and to ensure that the government of every state is carrying on in accordance with any the provision। क्या कहते हैं कि आर्टिकल 355 बताता है कि यूनियन को स्टेट को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए हर बाहरी खतरे से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से, और क्या कहते हैं और ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो स्टेट की है वो पूरे प्रोविजंस के साथ वर्क कर रही है कि नहीं, ये भी सेंटर को देखने की ज़रूरत है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन भी देखता रहता है, एडवाइजरी बोर्ड की तरह भी वर्क करता है, इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड करता है, एक्सटेंस मैन पावर, फाइनेंशियल सपोर्ट्स, गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये सब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, 4 ईयर यूजी कोर्सेज इन एम फिल आउट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कहते हैं ये एक नई, कहते हैं वो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें कहते हैं एमफिल को हटा दिया गया है और 4 साल के यूजी कोर्सेज को कर दिया गया है। इसमें एक ये भी है कि कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर टू बी सेटअप फोकस ऑन मदर टंग। इसमें एक कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर सेटअप हो गया है और कहते हैं मदर टंग जो होती होगी उस पर ज़्यादा फोकस इसमें दिया गया है। इसमें वही कहा गया है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे, जो वह कल ही अप्रूव की गई यूनियन कैबिनेट में, उसमें 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज किए गए हैं जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑपरेशन है, उसमें उसमें एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है
और एक कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर भी लाया गया है, दोनों प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन दोनों जगह। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी किया गया है कि जो जो बच्चे रहते हैं क्लास एजेस 3 से 6 के बीच में रहते हैं उनको 2030 तक हर जगह, हर पूरे इंडिया में एक यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगी, कॉमन एजुकेशन हो जाएगी, हर जगह के बच्चे एक ही तरह का पढ़ें। स्कूल करिकुलम विद कोडिंग एंड वोकेशनल स्टडीज़ फ्रॉम क्लास 6 की जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके ऊपर के बच्चों को अब क्या कहते हैं उनके स्कूल करिकुलम में कोडिंग भी आ गया है, कोडिंग भी जोड़ दिया गया है, वोकेशनल स्टडीज़ भी कोई एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी जोड़ने के लिए कहा गया है। द क्या कहते हैं इसमें ये भी कहा गया मैंडेटरी टीचिंग ऑफ हिंदी टुवर्ड्स टू स्कूल स्टूडेंट्स। पहले जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था जो 2019 में 2018 में था उसमें क्या कहते हैं हिंदी को मैंडेटरी कर दिया गया था पढ़ाने के लिए, लेकिन अब ये नए एजुकेशन पॉलिसी में ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है कि आपको बच्चे को 3 लैंग्वेज सिखानी होगी, वो स्टेट के ऊपर होगा। स्टेट कोई भी 3 लैंग्वेज बच्चे को प्रोवाइड करवा सकता है जो पढ़ेगा, कहते हैं उनके करिकुलम में डाल सकता है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5 but preferably class 8 beyond will be home language। उनके में एक होम लैंग्वेज होनी चाहिए, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, ये सब में होना चाहिए, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल। फिर आता है नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ने कहा है कि वो बेसिक स्किल्स क्लास 3 लेवल के बच्चों को सिखाएंगे 2025 तक, और स्टूडेंट्स के में करिकुलम में कोडिंग और वोकेशनल स्टडीज़ भी क्लास 6 के ऊपर के बच्चों को में जोड़ दिया जाएगा, इसमें यह बात की गई है। इसके लर्निंग प्लान क्या है? इसके लर्निंग प्लान है पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय स्टेट 6% जो जीडीपी का होता है वो सेंटर ने बढ़ा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू बी रिनेम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी था उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब रखने वाले नाम। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक नया तरह का टेक्नोलॉजी, सेपरेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है। क्या कहते हैं इसमें कई तरह के प्रोग्राम हैं, हम बात कर सकते हैं जैसे मदर टंग हो गई, और बोर्ड एग्जाम्स को भी ईजियर करने के लिए बात की गई। इसमें कोडिंग प्रोवाइड करने के लिए मदर टंग एक मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्लास 5 तक। और क्या कहते हैं मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। और हायर एजुकेशन में है एक एम्ब्रेला रेगुलेटर होगा जो देखेगा कि हर जगह हायर एजुकेशन में एक नॉर्मल एजुकेशन चले, क्या कहते हैं कि कॉमन एजुकेशन की हर जगह सेम पढ़ाया जाए। एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्री प्रोग्राम 3 से 4 each साल का, 1 to 2 year पीजी प्रोग्राम, अब एमफिल नहीं होगा, डायरेक्ट पीजी प्रोग्राम होगा। कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज आउट इन 15 ईयर, जो कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम है उसको 15 साल में ख़त्म करने की बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है जम्मू कश्मीर एक्सटेंड 4G नेट बैंड अंटिल अगस्त 19, कि अगस्त 19 तक 4G नेट बैंड क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर कर दिया गया है। जैसे हमने देखा है कि 15 अगस्त आने वाला है और क्या कहते हैं काफ़ी कॉल आती है, थ्रेट कॉल आती है कि कहते हैं काफ़ी डैमेज हो सकता है, कहीं भी अटैक हो सकता है। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पर 4G नेट अभी बैन है 19 अगस्त तक, कि कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ ना हो पाए, कोई टेररिज्म फैल ना सके, कि वो लोग को नेट का यूज़ करके कहीं और एक्शन ले सकें। तो इसलिए ये एक्शन सही है गवर्नमेंट का, अभी अगस्त 19 तक उसको रोका जाना चाहिए। और क्या कहते हैं एस में बात की गई, इसमें इंपॉर्टेंट था 4G। हम लोग देख लेते हैं कि 4G 5G से अलग कैसे होता है। चलिए 5G, हाउ इज़ 5G डिफरेंट फ्रॉम 4G? 5G 4G से कैसे डिफरेंट होता है? 5G यूटिलाइज करता है 28 गीगाहर्ट्ज़ की कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और कहते हैं 4G उससे कम 700 मेगाहर्ट्ज़ से 2500 मेगाहर्ट्ज़ तक। 5G में काफ़ी तेज़ स्पीड होती है, फास्टर स्पीड होती है डाटा ट्रांसफ़र की, 4G में कम होती है। 5G में लेटेंसी कम होती है कि वो लेटेंट की डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होता है, तो उसमें लेट होने की बात होती ही नहीं। लेकिन 4G में कहते हैं हायर लेटेंसी होती है 5G से, इसमें 20 से 30 मिली सेकेंड लगते हैं 4G में, और 5G में 1 मिली सेकेंड्स। ये कहते हैं 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, कि हाई स्पीड एंड डिजिटल इंडिया हो जाएगा। कहते हैं ये 5G आएगा तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, 10 से 20 गीगाहर्ट्ज़ तक स्पीड आएगी, तो काफ़ी अच्छा होगा। और हम क्या कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र अच्छा होगा, डिजिटल इंडिया हो सकेगा, और हर कोई आराम से नेट प्रोवाइड हो सकेगा। बेटर गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ गवर्नमेंट अब मैक्सिमम सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ऑनलाइन हुए जा रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नेंस के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।
लो लेटेंसी, देखा है कि इसमें लेटेंसी बहुत कम है। लो लेटेंसी है कि डाटा ट्रांसफर बहुत तेज़ी से होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जब 5G आएगा तो नए कहते हैं सेटअप लगेंगे, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नए ऑफिस होंगे 5G सर्विसेज के लिए, नई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इन्हेंस नेटवर्क कवरेज को बढ़ाएगा, नेटवर्क अच्छा आएगा। इनहेंस सिक्योरिटी को बताएगा, क्या कहते हैं कि इससे हम ज़्यादा जल्दी क्या कहते हैं अगर कोई साइबर अटैक भी हो तो हम उससे क्या कहते हैं निपट सकें, अच्छे से उसको हैंडल कर सकें। लॉजिस्टिक एंड शिपिंग में भी हेल्पफुल होगा। स्मार्ट सिटीज़ में तो 5G होना ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में वाईफाई होता है, तो 5G होगा तो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी और अच्छे से लोग रह सकें, उनकी वे ऑफ लिविंग अच्छी हो पाएगी। चलिए अगली न्यूज़। स्मॉग टावर, सुप्रीम कोर्ट वॉन्स आईआईटी बॉम्बे ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन। कि सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे को वॉर्न किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर उन्होंने स्मॉग टावर नहीं लगाया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे को कहा था कि स्मॉग टावर लगाया जाए दिल्ली में, जिससे वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो। तो लेकिन अभी आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा नहीं किया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वॉर्न किया है कि आईआईटी बॉम्बे अगर ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट एक्शन लग जाएगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को अलग से। चलिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन तब भी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बाद ये एक ऑफेंस है शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। कि अगर डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं अगर हम कोर्ट के खिलाफ या किसी अथॉरिटी के कोर्ट के, तो हम उन उसके ऊपर क्या कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। इसलिए ये सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। सिविल कंटेम्प्ट होता है कि एक विलफुल डिसोबीडियंस हो गया किसी जजमेंट या डिसीजन के ऊपर, एक विलफुल डिसोबीडियंस हो गया। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि अगर कोई स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी, कि उसको स्कैंडलाइज किया जाए कोर्ट को उसकी अथॉरिटी के द्वारा, जो लोअर अथॉरिटी होती है उन पर। क्या कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट 1971 है, वो कहता है कि द एक्ट डिफाइंस द पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट एंड रेगुलेट्स देयर प्रोसीजर। कहते हैं कि किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले को पनिश कर सकती है और उसमें प्रोसीजर है उसको फॉलो करोगा के उसे पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ये 2006 में अमेंडमेंट किया गया। ये अब डिफेंस ऑफ ट्रूथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन में भी जोड़ दिया गया। इसके पनिशमेंट्स क्या होते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के? पनिशमेंट्स ऑफ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या लगभग 6 महीने की सज़ा और 2000 तक का फाइन, या दोनों दोनों हो सकता है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ लेजिस्लेचर बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट्स। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो हाई कोर्ट्स का भी कोई कंटेम्प्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको भी पनिशमेंट कर सकती है। हाई कोर्ट हो गई या उससे भी लोअर कोर्ट हो गई, अगर कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेके उसको पनिशमेंट कर सकती है। उसी तरह हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो उसकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उन पर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो उस पर भी वो उन्हें पनिशमेंट कर सकती है। नीड फॉर इसकी नीड क्या है कंटेम्प्ट लॉ की? द पर्पस इज टू अपहोल्ड द मैजिस्ट्रेट डिग्निटी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की एक डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये हेल्प जजेस टू डू देयर ड्यूटीज ऑफ डिसाइडिंग केसेस विदाउट फियर फेवर एफेक्शन और विल। कहते हैं ये जजेस को हेल्पफुल होता है कि वो बिना किसी डरे से किसी फेवर के आए, कहते हैं अच्छे से डिसीजन दे सकें, एक राइटफुल डिसीजन दे सकें, ये हेल्पफुल हो सकता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है कि आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि कंटेम्प्ट कोर्ट को पन के कहते हैं जो पर्सन है उसको पनिशमेंट करे। आर्टिकल 142 कहता है कि वो कोई भी इंसान है उसको पनिश करने के लिए, इन्वेस्टिगेट और पनिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट पनिश कर सकता है किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले को। इश्यूज विद कंटेम्प्ट लॉ, इश्यूज क्या है इसके द्वारा? कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ गिव, ये आर्टिकल 19(1) ए जो है वो ऑफ गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू द ऑल सिटीजन। कि ये जो आर्टिकल है 19(1) ए, ये राइट टू फ्रीडम है। ये कहते हैं ये कंटेम्प्ट, लेकिन ये पीपल्स की फ्रीडम रोक रहा है, फ्रीडम टू स्पीक रोक रहा है। क्योंकि अगर वो कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो वो कहते हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है और उसके उनको पनिशमेंट भी हो सकती है।
The law is very subjective, which might be used by the judiciary arbitrarily to suppress their criticism by the public. अगर जुडिशरी ये लॉ तब भी यूज़ करती है अगर कोई उसे क्रिटिसाइज करे पब्लिक, तब भी ये यूज़ किया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ आती है। नो क्वेश्चन ऑफ फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग एनीवन अंडर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। पंजाब सीएम ने कहा कि कोई उसमें जिम्मेदार नहीं है इन तरह की एक्टिविटी। ये यूएपीए एक्ट है जो एक्टिविस्ट जो होते हैं जो उनके ऊपर लग जाता है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं। मैक्सिमम अभी देखा है इसी साल कि बहुत लोगों के ऊपर लगा ये यूएपीए। चलिए देख लेते हैं हम लोग ये यूएपीए होता क्या है। कई बार देख चुके हैं, आज फिर से देखते हैं हम लोग यूएपीए होता क्या है। यूएफए कई मैनी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स के ऊपर ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए लग चुका है कई केसेस में इस कंट्री में। ये पास किया गया था 1967 में कि ये एम करता था इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एसोसिएशन चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए इसे बनाया गया था। इसमें डेथ पेनाल्टी भी है और इम्प्रिजमेंट भी है हायर पनिशमेंट के रूप में। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वो फाइल कर सकती है चार्जशीट। मैक्सिमम 180 डेज के अंदर उसे फाइल करनी पड़ती है चार्जशीट। 2004 तक जो 2004 अमेंडमेंट है उसे टेररिस्ट एक्ट भी इसमें जोड़ दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं उनको बैन करने के लिए। फिर 2004 तक तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को एक रिफर्ड एक्शन माना जाता था सेक्सेशन और सेसेशन ऑफ टेरिटरी के लिए। लेकिन उसके बाद अमेंडेड 2019 के बाद इसे इंडिविजुअल एट टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड प्रोवाइडेड है। उसको इंसान को टेररिस्ट भी कोशिश कर दे सकता है कुछ ग्राउंड्स होते हैं उसके ऊपर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एल्गर परिषद केस एनआईए कस्टडी फॉर हनी बाबू। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है एनआईए। हम लोग एनआईए अलग से देखते हैं। एनआईए बना था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के दौरान। ये देखता है सिक्योरिटी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। ये वर्क करता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट। ये स्मगलिंग को रोकने के लिए, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स को देखने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ये काउंटर टेररिज्म एजेंसी के रूप में भी वर्क करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके कई ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में भी। इसमें जो क्या कहते हैं एनआईए अमेंडमेंट हुआ, बिल 2019 जो पास हुआ, उसमें इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू करेंसी नोट्स हो गए, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं उसको वो भी इसको इसमें जोड़ दिया गया। इसमें एक स्पेशल कोर्ट देती है, वो जो डिसीजन लेती है वही फाइनल होता है। और अगर कोई डिसीजन इसमें फंस गया, इस पर डिसीजन नहीं आ पा रहा, तो उस पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और वही डिसीजन फाइनल होता है। जो इसकी स्पेशल कोर्ट होती है वो वर्क करती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है पे 64 लाख टू अ फैमिली फॉर स्टूडेंट डेथ। एनजीटी का कहना है, कहते हैं जो अभी हुआ था प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एक गैस लीक जो हुई थी 5 साल पहले, उसमें मौत हो गई। तो वही उसमें कहा गया कि गलकत्ता जो गैस सप्लाई के दौरान हुई थी, तो उसमें कहा गया है कि कलकत्ता ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड को 64 लाख कंपनसेशन के रूप में फैमिली को देना चाहिए। जो स्टूडेंट की फैमिली थी उसको देना चाहिए, कहते एज अ कंपनसेशन देना चाहिए। चलिए इंपॉर्टेंट आता है एनजीटी हम लोग देख लेते हैं। एनजीटी इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा। एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट होती है जो डिसाइड करती है इन्वायरमेंटल मैटर्स पे और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर। इसके पास जुडिशियल पावर होती है जो सिविल एनवायरमेंटल मैटर्स पर डिसीजन लेती है। ये वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर। ये मेन स्ट्रीम से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है उसके ऊपर भी ये बाउंड नहीं होती। इसमें के इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, कई जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो अपॉइंट करती है जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर को। इसमें लगभग 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स। इसके पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन को देख लेते हैं। ये पूरा जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 7 लॉज के ऊपर वर्क करता है जो बताते हैं इसको कि कैसे वर्क करना है सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स या फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट में। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर
Water Prevention and Control of Pollution Cess Act 1977, the Forest Conservation Act 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Air Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन सब पे ये वर्क करता है। पहला ट्यूटोरियल है इंडिया विल हैव टू डील विद केपी ओली इन नेपाल वेदर ही इज आउटस्टेड और स्टेज एट ऑन एस पीएफ। कि केपी ओली, ये पूरा ट्यूटोरियल नेपाल के ऊपर है, जो इंडिया नेपाल रिलेशन चला, जो नेपाल में गवर्नमेंट दिक्कत में नेपाल की, तो उसके ऊपर ये पूरा ट्यूटोरियल। ये हम नहीं करेंगे, हम इसके बगल वाला करेंगे। कोविड-19 इन अ कंट्री क्लब इंडिया मस्ट लीव, ये इसको हम करेंगे पहले। कोविड-19 इन कंट्री क्लब इंडिया मस्ट हैव। चलिए, इसमें लिखा है कि दे हैव बीन फार डेडलियर एपिडेमिक्स, इससे जो पैंडेमिक इस वक्त चल रहा है जिसने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया है, उसके जैसे ही इससे भी खतरनाक एपिडेमिक्स आ चुके हैं, जैसे HIV का हो गया, डायल डिसीजेज हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। ये सब इंसानों को बहुत जल्दी मारते हैं। कोरोना तो सिर्फ इन्फेक्ट ज़्यादा कर रहा है, मार कम रहा है, लेकिन ये सब तो डिसीजेस इन्फेक्ट तो कम करते हैं, लेकिन जिनको इन्फेक्ट करते हैं तो उनकी डेथ की रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा इससे बड़े खतरनाक हो सकते हैं। और इस वक्त इन सब का इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह सिर्फ कोरोना का इलाज हो रहा है, इसलिए ऐसा इसमें पूरा एडिटोरियल है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो पुअर चैप्स होते हैं वो हॉरिबल डिसीज़ के कारण मर जाते हैं, जैसे गॉड सेकंड स्लम, जो स्लम्स होते हैं उनमें, या सी ग्रेडेड टाउन या विलेज होते हैं वहाँ पे बहुत बैकवर्ड क्लास, जहाँ पे वहाँ उनको क्या, किसी को क्या फ़ायदा पड़ रहा है, कि क्या मतलब है कि क्या हो रहा है। अगर कोई मर भी जाए तो स्टॉक मार्केट कोई चेंज में थोड़ी ना आ जाएगा, कोई मरा वहाँ पे तो इसमें वही कहा गया। इसमें ये भी कहा गया अगर किसी अमीर को हो गया या वेल्दी या पावरफुल पर्सन को हो गया, तो फिर सब लोग ही क्या कहते हैं वहाँ पे जाएंगे और उसका इलाज होगा। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाएंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे उसके इलाज करने के लिए। तो ये दो एक डिफरेंस बताया गया है कि उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट है। कोई नॉर्मल इंसान मरता है और कोई पावरफुल या वेल्दी पर्सन मरता है, तो क्या चेंजमेंट है। इसमें यह भी कहा गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। कहते हैं एक हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, इस पूरे तरह पब्लिकली फाइनेंस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, जो एक नॉर्मल इंसान को भी, गरीब हो या कहते हैं अमीर, सबकी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज नॉर्मली सबको इक्वली प्रोवाइड हो सके और सबको ठीक किया जा सके, इस तरह से वर्क करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है सच अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो सिस्टम है इंडिया में, वो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया में, और US ब्राज़ील में भी नहीं, जहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है कंसंट्रेटेड इन द अपर इनकम ग्रुप सीक्स हेल्थ केयर इन द फ्री फॉर सर्विस प्राइवेट सेक्टर। जो अपर इनकम ग्रुप है वो मैक्सिमम लोग प्राइवेट सेक्टर में करा लेते हैं, और जो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का है वो मोस्टली 80% जो पेशेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में कराते हैं, और जो 60% पेशेंट है वो रिजल्ट ऑफ वेलिंग विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू इंडेप्टनेस इन द कंट्री। और जो 60% है वो इम पेशेंट है, 80% आउट पेशेंट है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में, और 60% इन पेशेंट है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में। तो काफ़ी सोचने की बात है। इसमें ये भी कहा गया है whereas universal health coverage is recognized by many countries as a strategy to empower people to live themselves out of poverty and as a foundation of sustainable development। क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके कारण इस पॉवर्टी को हम ख़त्म कर सकें, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकें, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हो सकें, और कहते हैं कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज भी एक फैक्टर है पॉवर्टी का, इसमें ये बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया कि हमने कई बार सुना है कि कि जो मेडिसिन की कॉर्पोरेट मेडिसिन हैं, जो उसके टाइटन्स है काफ़ी महंगी महंगी दवाई वाले, तो कहते हैं कि यहाँ पे तो आपको सस्ती प्रोवाइड हो रही है, आप US या यूरोप में चले जाएंगे तो बहुत महंगी हो जाएगी। तो आपको ये भी तो देखना चाहिए कि इंडिया का पर कैपिटा कितना कम है, वो कितनी वेल्दी कंट्रीज़ हैं, और कहते हैं इंडिया इतनी उतनी वेल्दी नहीं है कि वहाँ पे इतनी महंगी मेडिसिन यूज़ हो सके। आप उसकी रेट बढ़ाएंगे, आप उसको एक नॉमिनल रेट पे बेचा करें, इसमें यह बात की गई है। इसमें भी कहा गया एट द हार्ट ऑफ दिस पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर इज द कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आइदर द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। ये पूरी दिक्कत अकाउंटेबिलिटी की है कि कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ना पब्लिक सेक्टर वाला अकाउंटेबिलिटी रखता ही नहीं। जस्टिस प्रोवाइड होने चाहिए कि इसका हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी भी है, कि एक अपॉर्चुनिटी है इस तरह की डिसीज़ आने के बाद कि हम किस तरह से एड्रेस करते हैं इस डिसीज़ को, किस तरह से इसके लिए इसके खिलाफ वर्क करते हैं इस डिसीज़ के,
तो उसके बारे में भी ये इसमें बताया गया। इस पूरे एडिटोरियल में यही कोविड-19 और उसके जो कंट्री क्लब है उसके बारे में बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर एमिड साइबर इनसिक्योरिटी। ये पूरा एडिटोरियल साइबर सिक्योरिटी साइबर इनसिक्योरिटी के ऊपर है, जिसमें बताया गया है शुरुआत में कहा शुरुआत ऐसे होती है कि इन साइबर स्पेस इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सम एंड द वर्स्ट ऑफ टाइम्स फॉर अदर। कि साइबर स्पेस में कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और कुछ लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है। इसमें कहा गया है बिटवीन देम एप्पल अमेजन माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ये सब $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू है इन सब की, लेकिन सिंस द स्टार्ट ऑफ 2020 इनके है। और द अदर हैंड साइबर अटैक्स हैव ग्रोन, कि जैसे ही अप्रैल 2020 के पहले वीक में ही लगभग 18 मिलियन डेली मेलवेयर और फिशिंग ईमेल्स कहते हैं कोविड-19 से रिलेटेड प्रोवाइड हुए। सिंगल ईमेल प्रोवाइडर था, इतने ज़्यादा ईमेल प्रोवाइड हुए, इससे तो ये 240 मिलियन कोविड-19 जो रिलेटेड डेली स्पैम मैसेजेस होते रहे। और साइबर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ये कहते हैं लॉकडाउन के समय उसके बाद भी जो चल रहा है कंडीशन, इसमें ये साइबर अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे हमने देखा कि चाइना के ऊपर एक्यूजेशन लगाया है कि यूएसए ने एक्यूजेशन लगाया कि उसने उनकी जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जो कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए वर्क कर रही है उनका डाटा चुराया है साइबर अटैक करके, ऐसा वो यूएसए का कहना है। इसी तरह यूके का कहना है, यूनाइटेड किंगडम का कहना है कि रशिया ने भी उसके फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वहाँ से डाटा चुराया है, जो उसकी वैक्सीन जो वर्क कर रहे हैं उसका डाटा उन्होंने चुराया, ऐसा उनका कहना है। इसी तरह इसमें ये भी कहा गया है लाइक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ साइबर सिक्योरिटी इज अ निच एरिया। ये ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जरूरी है, वैसे ही ग्लोबल सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करनी होगी साइबर सिक्योरिटी में, जिससे इसमें भी एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो देख सकें डिसीजन को, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ला सके ग्लोबल जो साइबर स्पेस आर्किटेक्चर वो जो ज़रूरत है इस वक्त इंडिया को। इसमें ये भी कहा गया इट वॉज इन 1998 दैट रशिया इंस्क्राइब्ड द इशू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑन द यूएन एजेंडा। कि 1998 में ही रशिया ने कहा था कि एक ज़रूरत है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए उसने 6 ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट बताए थे, जी को बताया गया, तो 2 ईयर टर्म के लिए और लिमिटेड मेंबरशिप फंक्शन करने के लिए कहा था उसने। इसमें यह भी कहा गया जनरली द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी इज वे अहेड ऑफ द डेवलपमेंट। कि ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी के जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं उन पर प्रोवाइड करने के बहुत ज़्यादा अलग ही फैक्टर है, दोनों में बहुत कहते हैं अंतर होता है। इसमें ही कहा गया कि वी हैव अ वेरी एक्टिव नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। कि इंडिया में बहुत अच्छी साइबर सिक्योरिटी के लिए नोडल एजेंसी जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो CERT इंडिया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कहते कब फाउंड की गई थी, इसे कब इसकी फाउंडेशन कब रखी गई, कब फाउंड हुई है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि ये CERT जो है CERT इन इंडिया इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये पूरा तरह नोडल एजेंसी जो वर्क करती है। लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया है कि in preparation for the larger role that cyberspace will inevitably play in Indian lives, we need a deeper public understanding of its various dimension। कि जो एक साइबर स्पेस हेल्पफुल हो सकता है उसको लेकिन डीपर एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए लोगों के ऊपर अलग अलग डायमेंशन में, तभी ये हेल्पफुल होगा। साइबर स्पेस इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट ओनली टू द एक्सपर्ट। कि साइबर स्पेस इससे भी इम्पॉर्टेंट है लोगों तक एक्सपर्ट तक प्रोवाइड करने के लिए, तभी ये हेल्पफुल हो सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नटेशा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न टू इंडोनेशिया। की जो मूर्ति है वहाँ की एक कहते हैं एक रेयर सैंडस्टोन से बनी थी, वो 9th सेंचुरी की है, प्रतिहारा स्टाइल की है। ये घटेश्वरा टेम्पल की है जो पड़ता है बरौली राजस्थान में। ये शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा था। ये इस वक्त जो ये आइकन है, ये आइडल जो है, ये इंडियन हाई कमीशन लंदन में है। ये चोरी हो गई थी 22 साल पहले 1998 में। अब ये पाई गई है तो अब ये इंडिया आएगी और कहते हैं यहाँ पे लगाई जाएगी घटेश्वर टेम्पल जो बरौली राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगली न्यूज़ आती है व्हेन द स्कूल गोज टू द स्टूडेंट्स डोरस्टेप। कहते हैं इसमें बताया गया कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कहा कि वो 3 सेक्टर में डिवाइड करें स्टूडेंट को। एक हाई टेक जिनके पास मोबाइल है कंप्यूटर है,
एक दूसरे क्या कहते हैं लो टेक जिनके पास सिर्फ रेडियो या टीवी टेलीविज़न है। फिर एक आते हैं नो टेक जिनके पास कुछ नहीं है, ना टीवी है, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल। इन 3 सेक्टर में डिवाइड करें। और जो हाई टेक है वो तो ऑनलाइन एजुकेशन पा सकते हैं। और जो लो टेक है उनको टीवी से, क्योंकि टीवी में कई सर्विसेज प्रोवाइडर वहाँ से मिल सकती है। और जो नो टेक है उनके लिए ये नया चालू किया है विद्या भारती। ये 13 डिस्ट्रिक्ट में 3 गाड़ियाँ चलेंगी, जिससे कि पूरी कंप्यूटराइज रहेगी। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होगी आपकी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। काफ़ी अच्छा स्टेप है। चलिए अगली न्यूज़ आती है। इंडिया इज द बिगेस्ट ग्रुप गेटिंग इंडियन ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। कि इंडिया के जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, काफ़ी ज़्यादा नंबर के लोगों को इंडियंस को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल गई है 2019-20 में। 60% इंक्रीज आया है पिछले साल से। और द लार्जेस्ट डिस्पोजल ग्रुप टू बी ग्रांटेड द कंट्रीज सिटीजनशिप। कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप सबसे ज़्यादा नंबर लोगों को किसी कंट्री के, ये इंडिया ही के हैं जिनको इतनी ज़्यादा सिटीजनशिप मिली है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज इतना ही करते हैं। आपने कमेंट अगर नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें आंसर। और क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो और इस वीडियो को शेयर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।